मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों आइए हम लोग प्राचीन भारत के विविध प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ध्यान दीजिएगा, वह था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो प्राचीन भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, ये तीनों विद्या अध्ययन के केंद्र थे। कौशाम्बी नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज लगभग सबके मस्तिष्क में होगा कि आर्यभट्ट जी ने की। किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। किस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है? ध्यान रखिएगा, उस ऐतिहासिक युग से जब बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, कब्रें, है ना, महापाषाण काल में उपयोग में लाई जाती थी, तो उसकी याद दिलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया जा चुका है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद पंचतंत्र का किया गया है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स ध्यान रखिएगा कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कराता है। न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कराता है। बी नंबर सही हो जाएगा। हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित जी हैं। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित जी। अगला क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना ध्यान रखिए भरत मुनि ने की। किसने की भैया? भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। 6वें अध्याय में रस का प्रयोग किया गया है। 6वें अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। तो नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6वें अध्याय में रस का वर्णन है। यह रचना किसकी है? भरत मुनि की। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। कब से? ए नंबर सही हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व से। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट भैया कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में, ध्यान रखिएगा। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में सभी जानते हैं कि आदिकाल में जो मनोरंजन के साधन थे, कई बार पढ़ाया जा चुका है, शिकार थे। क्या थे? शिकार थे। शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, चालकोलिथिक एज ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? ताम्र पाषाण युग को। स्वप्नवासव दत्ता के लेखक हैं। तो स्वप्नवासव दत्ता के लेखक महाकवि भास हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान महाकवि भास हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताना है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। वह है मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। कौन? क्रो मैग्नन मनुष्य।
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य है। अगला क्वेश्चन, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ध्यान दीजिए भैया, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध जो हुए थे की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। किससे? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, आधुनिक जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप क्या है? किससे देवनागरी लिपि जन्म ली? तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि से। कौन हो जाएगा? ब्राह्मी। ब्राह्मी से देवनागरी आई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सबसे पहले जो अनाज का प्रयोग किया वो कौन था? तो वो था गेहूं और जौ। मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है। तो रवि कीर्ति पुलकेशियन द्वितीय बिल्कुल सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन बिल्कुल सही है। हरिसेन हर्ष यही नहीं सही है, हरिसेन हर्ष यह सही नहीं है, सी नंबर। बाकी दंडी नरसिंहवर्मन बिल्कुल सही है, तीनों जोड़े सही हैं, यह सी नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो किसके अभिलेख में मिलता है? तो वह रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली जो है, काव्य शैली है भैया, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से डी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण है ना, के अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था? तो कौन सही हो जाएगा? अरिकमेडु। क्या हो जाएगा? अरिकमेडु। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्टुगे नाम से, किसके नाम से? पोर्टुगे नाम से, दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो अरिकमेडु बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ताम्राश्म, ताम्रपाषाण काल, चाहे ताम्राश्म कहिए चाहे ताम्रपाषाण काल कहिए, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार आ चुका है। तो भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला देखें, मिलान करना है। तो कुल मिलाकर के स्थान मंदिर दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। तो रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ है ये देखना है। तो रामेश्वरम ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में रामेश्वरम। द्वारका कहाँ है? भैया द्वारका गुजरात में है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ, सारनाथ है आप जान रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कि उत्तर प्रदेश में है सारनाथ, ध्यान रखिएगा। और महाकाल मंदिर ये कहाँ है? तो महाकाल मंदिर है मध्य प्रदेश, उज्जैन। तो देखें, रामेश्वरम जो है मंदिर तमिलनाडु में है,
द्वारका गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और महाकाल मध्य प्रदेश में है। तो कौन सही हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, जो सबसे पहले इतिहासकार हैं, इतिहास के पिता माने जाते हैं, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा इसको, तो क्रो मैग्नम मानव को सबसे नवीनतम समझा जाता है, क्रो मैग्नन मानव को। अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो बता चुके हैं इसके पहले भी कि हेरोडोटस को, हेरोडोटस को। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वह सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इनमें से सबसे पहले कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स विकिल्स। चार्ल्स विकिल्स जो था वह सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न है जो देश में संकट काल के उपयोग हेतु, जब संकट काल पड़े तो उस समय सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? वह कौन सा है? तो वह है स्वगौरा ताम्रपत्र, स्वगौरा ताम्रपत्र। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी भारत में, नगर लोग बनाए थे। उसके बाद लोहे की खोज की, लोहे का हल मिला, फिर उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए और फिर सोने के सिक्के आए, अर्थात 4 3 2 1। सबसे पहले नगर, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा व चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो उसे कहते हैं खरोष्ठी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी को ही गधे के होठ वाली लिपि भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, मणिग्राम। क्या हो जाएगा? मणिग्राम। अगला क्वेश्चन देखें, 35 नंबर है, देखें, पुलकेशियन फर्स्ट का बादामी अभिलेख, पुलकेशियन प्रथम का बादामी अभिलेख शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो क्या हो जाएगा? 600। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, मिलान करना है, तो देखें, गुप्त
तो गुप्त का क्या मिलान हो जाएगा? देवगढ़। गुप्त का क्या मिलान हो जाएगा? देवगढ़। चंदेल वंश, गुप्त वंश का देवगढ़ हो जाएगा। चंदेल वंश का क्या हो जाएगा? चंदेल वंश का हो जाएगा खजुराहो। क्या हो जाएगा? खजुराहो। चालुक्य वंश का क्या हो जाएगा? बादामी, ध्यान रखिएगा। और पल्लव वंश का हो जाएगा पनमलय। क्या हो जाएगा? पनमलय। तो गुप्त वंश का मिलान किससे हो जाएगा? देवगढ़ से। चंदेल वंश का खजुराहो से, चालुक्य वंश का बादामी से, और पल्लव वंश का पनमलय से। तो मित्रों ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। राज्य दिए गए हैं और राजधानी दी गई है। चेर राज्य की राजधानी कहां होगी? तो करियूर वांजी, पहला ही मिलान हो जाएगा। देखें, चोल वंश की पुहर, कावेरीपट्टम और उरयूर, बिल्कुल सही है। और पांड्य वंश की कोरकई एवं मदुरई, अर्थात तीनों बिल्कुल सही हैं। सामने सामने मिलान किया गया है। चेर वंश का करियू वज्जी, चोल वंश का पुहर कावेरीपट्टनम एवं उरयूर, और पांड्य वंश का, पांड्य राज्य का कोरई एवं मदुरई। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त जी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो सब में कर्मवाद का सिद्धांत है। सब में कर्मवाद का सिद्धांत है। भाई कर्म करोगे तभी फल मिलना है। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगला क्वेश्चन देखें, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, इन सभी के लिए बिहार जो है, जो महान धार्मिक केंद्र है, वो सिखों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है। हिंदू धर्म भगवत गीता, बिल्कुल सही है। महान पुस्तक भगवत गीता है हिंदू धर्म की। मुस्लिम धर्म की कुरान है, कुरान, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म की धम्मपद, बिल्कुल सही है। जैन धर्म की बाइबिल नहीं, जैन धर्म की बाइबिल नहीं है, यही मिलान नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक दिए गए हैं। कर्पूर मंजरी हर्ष, यह सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है। सौंदर्यानंद अश्वघोष का है, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, बिल्कुल सही है। कर्पूर मंजरी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। किसी ठाकुर का है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके इसको कमेंट में जरूर ध्यान दें, बताएं। यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? वो तांबा था। मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखें, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो आइए देखते हैं। देखें, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी शती ईस्वी में
आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था? नहीं, ये गलत है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था? बिल्कुल सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था? बिल्कुल सही है। अर्थात 1, 3, 4 सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय, तो यौधेय ध्यान दीजिएगा, एक गणतांत्रिक जनजात थी। यौधेय प्राचीन भारत में क्या थी? एक गणतांत्रिक जनजात थी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूत, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो भवभूत, हस्तिमल और क्षमेश्वर, ये तीनों क्या थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो नाटककार थे। क्या थे? नाटककार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में पुनः मिलते हैं। नमस्कार।